राम मंदिर चोरी मामले में एसआईटी के छापे पड़े हैं, ठीक है। क्या ये सरकार का दिखावा है या वाकई सरकार आरोपियों को पकड़ना चाहती है? सरकार चाहती क्या है सर? देखिए सार्थक, कल हम लोग इस पर डिस्कस किए थे, राम मंदिर के मुद्दे पर बहुत विस्तार पूर्वक मैंने अपने दर्शकों को बताया था सब चीज। अचानक यह छापे पड़े हैं, जबकि एसआईटी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गई थी। वहां से रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को आ गई है, दिल्ली में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके पास आ गई है। एसआईटी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया अभी तक। उत्तर प्रदेश के वकीलों ने एफआईआर दर्ज कराई है 3 लोगों के खिलाफ, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राव। इन तीनों के ऊपर वकीलों ने केस दर्ज कराया। वकीलों का आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था, सड़क पर उतरे और लगातार वकील इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज एक अचानक एक टर्न लिया इस मुद्दे ने। कहा जा रहा है कि विनय कटियार, जो विश्व हिंदू परिषद के जाने माने चेहरे हैं, उनका एक बयान आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 1:30 बजे उन्हें फोन किया और कहा कि राम मंदिर में यह क्या हो गया। सोचिए कि पूरे दुनिया जान गई कि राम मंदिर में चोरी हो रहा है। यह भी दुनिया जान गई कि आरएसएस और भाजपा के लोगों ने चोरी किया है। यह भी जान गई कि शुरू से चोरी हो रहा है, हजारों करोड़ की चोरी हो गई, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रधानमंत्री को पता तक ही नहीं कि राम मंदिर में हो क्या रहा है। यह तो बड़ी अचंभों वाली बात है। और एक ऐसे व्यक्ति से प्रधानमंत्री फोन करके रात को 1:30 बजे बोल रहे हैं जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है। उसे सरकार में भी वह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं रह गया, उसको कोई पूछता भी नहीं है। फिर भी इतने सालों बाद, 12 साल बाद विनय कटियार निकल करके आते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री 1:30 बजे रात को फोन किए। इसका मतलब बहुत साफ है सार्थक कि सब मिले हुए हैं, सब मिल के चोरी किए हैं। कल भी मैंने कहा था आपको कि आरएसएस और भाजपा का ही यह काम है, इन्हीं ने किया है। आरएसएस और भाजपा, इन दोनों संगठनों का 100% कमान इन्हीं के हाथ में है राम मंदिर का। कोई तीसरा नहीं है इसमें। जब तीसरा है नहीं तो चोरी का इल्जाम भी इन्हीं के ऊपर लगेगा। चंपत राय हो, गोपाल राव हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, यह लोग आरएसएस के लोग हैं। अब आरएसएस इस संकट में पड़ा है कि अगर यह इसमें गिरफ्तारी हो गई, चंपत राय का या गोपाल राव का या अनिल मिश्रा का, तो आरएसएस की बदनामी होगी। आरएसएस आज का चोर नहीं है, आरएसएस बहुत पुराना चोर है। वह लगा हमेशा चोरी करते रहता है। ऐसे ही संस्थाओं में, सरकार में उसकी पैठ बहुत अच्छी है, सरकार में हजारों करोड़ रुपए कमाता है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वह आरएसएस के हैं। पेपर लीक जो होता है, जो बच्चे आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में, वह पर्चा लीक जो होता है, पेपर लीक हो रहा है ना, उससे इनकम का जरिया बना दिया आरएसएस ने। सीबीएसई का अभी 18 लाख बच्चों का पेपर गड़बड़ी हो गया। रीचेक करने के लिए बच्चों ने अप्लाई किया। रीचेक करने का क्वेश्चन वाइज पैसे लगते हैं, जमा करने पड़ते हैं जी। क्वेश्चन वाइज जमा करने, आपको आपका पेपर देखना है, उसके लिए पैसे अलग लगते हैं। प्रोसेसिंग फीस अलग लगता है, उसका जीएसटी अलग लगता है। यानी कि एक बच्चे को पेपर चेक अपना अगर कराना है तो उसे कम से कम 2 से लेकर के 5,000 के आसपास खर्च आएगा। उसके बाद में एक इसमें ट्विस्ट यह निकल के आया कि बच्चे ने पेपर अपना चेक करने के लिए बात कहा, उसके पेपर को उसको दिया गया चेक देखने के लिए, तो ऊपर नाम बच्चे का है, नीचे आंसर शीट किसी और का है। अब इतनी बड़ी गड़बड़ी होती है, यह कौन करता है? आरएसएस करता है। अब राम मंदिर के अंदर 1500 करोड़ से अधिक की चोरी है, लेकिन इस बात को अभी तक नहीं बताया गया कि कितना चोरी हुआ। एसआईटी कह रहा है चोरी हुआ है।
आज जो छापे मारे हैं एसआईटी वाले ने, अलग अलग कई जगहों पर छापे मारे हैं, इस छापे में कहीं से 4 लाख रुपया, कहीं से 5 लाख रुपया, कहीं से 8 लाख रुपया, कहीं से 10 लाख रुपए की रिकवरी की जा रही है। जहां हजारों करोड़ की चोरी हुई है, 5 लाख रुपए की छापेमारी चल रही है। यह लीपापोती नहीं तो और क्या है। इसको देख करके वकीलों के संगठन बार एसोसिएशन जो है लखनऊ का, वह बहुत आक्रामक हो गया है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बात और आपको मैं बताऊं सार्थक, कि राम मंदिर के अंदर कोई प्रसाद लेके नहीं जा सकता। वहां कहा जाता है कि पैसा चढ़ाओ, प्रसाद मत चढ़ाओ। मतलब आप मंदिर में जा रहे हो आस्था के साथ में, परिवार को लेकर के इतना खर्चा करके लोग जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आरती कराते हैं। आप आरती नहीं करा सकते हो, आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हो, तो काहे का धर्म स्थल हो, किस चीज का धर्म स्थल। जब भगवान का दर्शन आप 100 मीटर दूर से भगवान का दर्शन करोगे क्या। मतलब ऐसी एक, मतलब यहाँ पर अपना एक वो किला बना दिया है इन लोगों ने, उसे कमाई का जरिया बनाया। अब राम मंदिर के अंदर 10 से लेकर के 20 लाख रुपया रोज का चढ़ावा चढ़ता है। 10 लाख से लेकर 20 लाख का रोज का, उससे ज्यादा, कम से कम मैं बता रहा हूं। और अब क्या हो गया है कि 1-2 लाख रुपया भी चढ़ावा नहीं चढ़ रहा है। लोगों की आस्था को इतना ठेस पहुंचा कि चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिया। अब दूर दूर से आते हैं लोग राम मंदिर पर। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा रहा कि सालों साल वह मुद्दा चलता रहा राम मंदिर बनाने में भी इन लोगों ने पैसे लूट मचाए दुनिया भर का। और एक बात है कि राम मंदिर का यह मुद्दा जो आस्था से जुड़ा है, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए भी भारी पड़ने वाला है कि कुछ ही महीनों बाद चुनाव है और 5 से 7 महीने के बाद में चुनाव है। 2027 का चुनाव, नवंबर महीने से चुनाव प्रचार का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट यही है कि अगर सत्ता नहीं आई तो राम मंदिर का सारा पोल पट्टी खुल जाएगा। अब इसे लीपापोती करने के लिए लगी है, अपने भक्तों को ऊपर वो पर्दा डाल के, मतलब उनको कंफ्यूज करके, छापेमारी करके कंफ्यूज करना चाह रही है कि देखो यहाँ से 5 लाख चोरी मिला, यहाँ से 10 लाख मिला, यहाँ से 8 लाख मिला, और इसी में निपटा देना चाहती है। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के अब पूरे देश के अंदर अलग अलग संस्थान खड़े हो रहे हैं एक आंदोलन के तौर पर, वह भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा है। दुर्भाग्य यह है सार्थक कि इस देश की जो मीडिया है, नेशनल मीडिया जिसको कहते हैं, वह मीडिया ब्लैकआउट कर दे रही है सभी खबरों को, और गांव गांव तक जो है वह टीवी चैनल ही लोग देखते हैं और उस पर खबरें छिपाई जा रही है, उस पर दूसरे खबर चलाई जा रही, प्लांटेड खबरें चलाई जा रही है। ऐसे में उस हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया का जमाना है और एक बात 10 जगह पहुंच जा रही है, बहुत तेजी से यह बात पहुंची है। राम मंदिर का मुद्दा हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंच गया है। इसे लीपापोती कर नहीं पा रही है, इसीलिए एसआईटी के अचानक छापे पड़ने लगे। आप सोचिए, जब एसआईटी ने रिपोर्ट दे दिया तो छापे मारने की जरूरत क्या है। तब फिर उसकी सीबीआई जांच हो या जांच आगे बढ़े, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो छापे किस चीज की मार रही है जब एफआईआर दर्ज नहीं की। तो एफआईआर दर्ज वकीलों ने किया है, कराया है, लखनऊ के वकीलों ने करा करके अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय पर कार्रवाई करने की मांग की है। और इन लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है सब कुछ। कहा जाता है चंपत राव नरेंद्र मोदी जैसे हैं, शादी ब्याह नहीं किए हैं, लेकिन जो शादी ब्याह नहीं किया वही सबसे ज्यादा लूट रहा है। लुटेरा सबसे बड़ा वही डकैत है। अब मोदी कह रहे हैं कि मेरा तो कोई परिवार नहीं है, तो लूट क्यों मचा रखा है। ऐसा कानून क्यों ला रहा है कि जो आपके पास बहुमत नहीं है, और डिलिमिटेशन बिल आप लाना चाह रहे हो, क्यों ला रहे हो। जब आप बहुमत में आइएगा तो लाइएगा, लेकिन लिया जा रहा है। सारी संस्थाओं को अडानी को बेचा जा रहा है। आपको एक बात बता दूं मैं कि 8 कंपनियों को नरेंद्र मोदी ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अब सरकारी हिस्सा बेच दिया। अब वह प्राइवेट हो गया।
उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जो पंडित नेहरू आदि लोगों ने संस्थाएं बनाई थी, यह सरकार सब बेच रही है। क्यों बेच रही है? क्योंकि इनके सपने बहुत बड़े हैं। कहा जाता है कि अडानी ही मोदी है और मोदी ही अडानी है, सिर्फ चेहरे दो हैं, इंसान एक ही है। नरेंद्र मोदी, मैंने कल भी आपको आपके कार्यक्रम में मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी विदेश क्यों जाते हैं? वहां दलाली करने जाते हैं, अडानी के लिए प्रोजेक्ट लाने जाते हैं। तो राम मंदिर अब ऐसी आस्था से जुड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचने के लिए राम मंदिर ही सीढ़ी बना था, और राम मंदिर ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का कारण बनेगा। अब राम मंदिर की चोरी इतनी आसानी से छिपा नहीं पाएंगे मोदी, क्योंकि घर घर तक और बच्चे के काम तक पहुंच गई है बात। और इससे फर्क क्या पड़ रहा है कि जो हिंदुत्व का चाशनी ये लोग डाल रहे थे ना, आम जनता को हिंदू हिंदू बोल करके 80-20 का खेल खेल रहे थे, वह हिंदू समझ गए कि हिंदू के नाम पर यह धोखेबाज लोग हैं और यह गुमराह कर रहे हैं। हकीकत यह है कि यह सब चोर लोग हैं। तो ऐसे में यह सारा दांव उल्टा पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को यही राम मंदिर सत्ता पे पहुंचाई थी, और यही राम मंदिर ही सत्ता जाने का कारण भी बनेगा। जी सर। जी सर, इसी से मेरा आपसे दूसरा सवाल है। आपको पता है अभी जो रिसेंटली दिल्ली में छात्रों का आंदोलन हुआ था, दिल्ली के जंतर मंतर में, राइट? एंड गुजरात में भी किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर? हाँ देखिए, यह खबर आज ही आई है कि गुजरात के अंदर किसान जो हैं आंदोलित हो गए। लेकिन उसमें एक नई बात यह है कि जो ग्राम प्रधान होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, यह लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं। इसमें किसानों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। यह गौतम अडानी के खिलाफ आंदोलन हुआ है, और गौतम अडानी लूट रहे हैं गुजरात को। और गुजरात में बेरोजगारी बहुत है सार्थक। कहते हैं कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। गुजरात में बेरोजगारी बहुत है, बहुत गरीबों को सताया जाता है वहां। आप यह कह सकते हैं कि खून के आंसू लोग रोते हैं वहां के लोग। वहां किसी को आवाज नहीं निकालने दिया जाता। ऐसा है कि गंदा पानी पी करके रहना पड़ता है, बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, सरकार कुछ सुविधा नहीं देती। तकरीबन 25 साल से वहां पर सरकार है भारतीय जनता पार्टी का। 27 के आखिरी में 25 साल हो जाएगा वहां पर। 27 में फिर चुनाव है, 25 साल पूरा हो जाएगा सरकार। सिर्फ लूट ही मची है और कुछ नहीं। उन किसानों के आंदोलन ने एक रोशनी डाल दी है इस देश पर। जिस छात्रों की बात किए आप सार्थक, जंतर मंतर पर दिल्ली के, अभी भी चल रहा है। सोनम वांगचुक भी है वहां पर जी। और उन छात्रों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी है, उसका छात्र संगठन है NSUI, छात्र संगठन, बहुत बड़ा संगठन है पूरे देश का। यूथ कांग्रेस है, और बाकी के जो छात्र संगठन है, लेफ्ट, हर पार्टियों के छात्र संगठन होते हैं, हर संस्थानों के छात्र संगठन होते हैं। हर छात्र संगठन अब सड़क पर आने की तैयारी में है। किसान, गुजरात के किसानों को देख करके संयुक्त किसान मोर्चा, 503 किसान संगठनों का जो संयुक्त किसान मोर्चा बना था दिल्ली के अंदर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर, बाकी सभी बॉर्डरों पर 13 महीने तक किसान आंदोलित थे। 750 किसान शहीद हुए थे। वह किसान फिर से आने की तैयारी में है। उन लोगों ने अपने आंदोलन को स्थगित किया था, समाप्त नहीं किया था। वह फिर सड़क पर आने की तैयारी में है। लेकिन सरकार के लिए चिंताजनक यह है कि मजदूर संगठन भी इसके साथ आने को तैयार हो गया है। ऐसे में सरकार हिल सकती है। इन सभी के बीच में सरकार बैकफुट पर आ गई है। अगर यह सभी एक साथ सड़क पर आ गए तो फिर सरकार को, आप कह रहे हैं कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता, सरकार उखाड़ के फेंक डालेंगे ये लोग। आपको याद होगा कि अपने पड़ोस के देशों में
चाहे वह नेपाल को ले ले, हम बांग्लादेश को ले ले, श्रीलंका को ले ले, क्या हुआ था? छात्र ही सड़क पर आए थे और तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके भारत में शरण लेना पड़ा, आज भी भारत में पड़ी हुई है संरक्षण में, नहीं तो उनको फांसी की सजा वहां की अदालत ने दिया है। वहां भी ऐसे ही हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में रहा, चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में, प्रशासन सरकार के पक्ष में, मतलब आम जनता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। तो मजबूर होकर के छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा। हमारे देश में भी परिस्थिति वही है। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि हमारे देश में अराजकता को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र तो है ना, हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। आप जब आवाज को उठाने से मना कीजिएगा, अधिकारों को छीनिएगा, लोगों को प्रताड़ित कीजिएगा, तो लोगों का आक्रोश बढ़ेगा, और लोगों का आक्रोश बढ़ता है तो फिर बांग्लादेश भी होता है, नेपाल और श्रीलंका भी होता है। इस सरकार को यह समझना चाहिए। अब जब छात्रों का आंदोलन हो रहा है, सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर, इस वक्त हम लोग लाइव हैं तो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, वो भूख हड़ताल पर है। सोनम वांगचुक तकरीबन 15 दिन होने को आ गए उनको भूख हड़ताल पर। इस तरह से छात्रों का गुस्सा भड़क रहा है, जैसे जैसे उनकी तबीयत बिगड़ रही है, छात्रों का गुस्सा भड़क रहा है। आधी रात को मोदी सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया, वहां पर बिजली कटवा दिया, पानी नहीं है, सब कुछ दिक्कत हो रहा है, छात्रों का गुस्सा भड़क रहा है। 10 तारीख को इलाहाबाद में और 11 जुलाई को पटना के अंदर राहुल गांधी का छात्रों के साथ संवाद होने जा रहा है, जैसे राजस्थान के कोटा में छात्रों से संवाद हुआ। इससे छात्रों का मनोबल बढ़ रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी को भाजपा रोक तो नहीं पा रही है। राहुल गांधी इकलौते नेता विपक्ष के हैं जिससे पूरी सरकार डरती है, जिसका सामना नहीं कर पाती। अब ऐसे में राहुल गांधी एक्टिव मोड में है पूरा, और सरकार इसके रास्ते क्या तलाश रही है। सरकार देख रही है कि जेपी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे रोकने की कोशिश की है। मोरारजी देसाई कैसे गुजरात से, अहमदाबाद से आंदोलन शुरू किए थे, इनको देख करके, और बांग्लादेश और नेपाल में कैसे क्या हुआ, उस हिसाब से प्रोग्राम बना करके उसे रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहते हैं कि जब आम जनता का गुस्सा फूट पड़ता है तो कोई रोक नहीं पाता है। पुलिस प्रशासन भी उन्हीं किसानों के बच्चे हैं, उसी गरीब मजदूर के बच्चे, पुलिस के महकमे के भी लोग पुलिस में आए हैं। पुलिस में कोई बड़े उद्योगपति और बड़े दौलतमंद के लोग नहीं जाते हैं पुलिस महकमे में, उसमें गरीब लोग ही जाते हैं। तो उनके माता पिता को आप लाठी बरसाओगे और वह लाठी बरसाएंगे आपके कहने पर, ऐसा हमेशा नहीं होता है। जब कानून को सरकार तोड़ने लगती है, सरकार अपने फायदे के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगती है, तो फिर गुस्सा भड़क जाता है, फिर वह उल्टा भी पड़ सकता है। तो इस वक्त छात्रों से डरी हुई है सरकार, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, और आने वाला वक्त इस सरकार के लिए वही छात्र संकट बन सकते हैं। तो सरकार को फर्क तो बहुत पड़ता है। आपका क्वेश्चन मार्क था कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क बहुत पड़ता है सार्थक, और सरकार डरी हुई भी है। बस डंडे के चोट पर दिख नहीं रहा है, वह डंडा बजा रही है, दिखा रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से सरकार हिली है। नहीं तो रात को 1:30 बजे विनय कटियार को प्रधानमंत्री का फोन नहीं जाता कि यह क्या हो रहा है, और वह कैमरे पर आकर के उन्होंने कहा। इसका मतलब सरकार को बहुत फर्क पड़ता है, और सरकार बहुत बड़े संकट में भी है, जो मीडिया इस बात को नहीं दिखा रहा है। मीडिया अगर 24 घंटे सरकार के असलियत को बता दे तो सरकार 25वें घंटे में गिर जाएगी। जी सर। जी सर, इसी से मेरा तीसरा सवाल है, जो इंडिया गठबंधन जो है, क्या उसे तोड़ के जो मोदी सरकार है परिसीमन बिल पास कर पाएंगे लोकसभा में? देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है सार्थक, इसे हल्के में मत लीजिए। यह आपके जीवन से, हमारे जीवन से, आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। अगर यह परिसीमन करने में सरकार अगर सफल हो गई तो यह देश एक बार फिर गुलाम हो जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि परिसीमन क्यों करना चाहती है यह सरकार।
परिसीमन करने के लिए 362 सांसद यानी कि 2/3 सांसद चाहिए। टोटल 543 सांसद का पार्लियामेंट है हमारे देश का। 543 को यह परिसीमन करके डिलिमिटेशन संविधान में संशोधन करके, यह देश के जनता को, हमारे व्यूअर्स को जानना जरूरी है कि संविधान संशोधन के लिए नियम क्या है। नियम यह है कि संविधान में अगर आपको संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत पार्लियामेंट के अंदर आपको होने चाहिए, तभी संविधान संशोधन आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद है, 2/3 इनके पास नॉर्मल बहुमत भी नहीं है। एनडीए गठबंधन के 53 सांसदों के साथ में मिलकर के एनडीए की सरकार बनी है, 293 सांसद हैं और 362 चाहिए आपको। पिछली बार बंगाल चुनाव के वक्त डिलिमिटेशन का बिल आया था, विपक्ष ने सहयोग नहीं किया और बिल नहीं पास हो पाया। नरेंद्र मोदी को खुंदस हो गई है कि विपक्ष हमारा साथ देता है। विपक्ष क्यों साथ दे सरकार का? विपक्ष तो सवाल करेगा सरकार अगर सही काम करे। महिला आरक्षण बिल था तो 2023 में विपक्ष ने सपोर्ट किया था, पास हो गया था, तो महिला आरक्षण तो इन्होंने लागू नहीं किया, अब 29 में भी लागू नहीं करेंगे। डिलिमिटेशन इन्हें इसलिए चाहिए कि डिलिमिटेशन करके 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना है इनको, प्रधान का, बीडीसी का, चाहे फिर वह विधानसभा का, लोकसभा का, सारे चुनाव एक साथ, एमएलसी का, सब एक साथ पूरे देश में चुनाव होगा, उसके बाद चुनाव नहीं होगा। तो सोच रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारे कब्जे में है, एक साथ चुनाव हुआ तो मैं हर जगह में छा जाऊंगा, क्योंकि वोट चोरी करके आना है। वोट तो इनको मिल नहीं रहे, वोट चोरी करना है। एसआईआर में विपक्ष का वोट कट गया तो इन्हें फायदा होगा। परिसीमन के तहत जो 543 सीटें मैंने कहा आपको, वह 880 सीटें हो जाएंगी लोकसभा के अंदर, 880। तो इनका लक्ष्य क्या है कि साउथ में तो यह साफ हो गए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु खत्म हो गए, और साउथ के 5 राज्यों में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ गई है। अब यह समझ गए हैं कि साउथ में इनका कुछ चलने वाला है नहीं। हिंदी भाषी जगहों में कांग्रेस थोड़ी कमजोर है, सहयोगी दलों के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना हिंदुत्व का चादर ओढ़ा रखी है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब बंगाल भी हो गया, आसाम भी है। इसके बीच सोच रही है इधर सीटें बढ़ा दे, तो अगर 50% बढ़ाती है तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो 8 4 12 120 सीटें हो जाएंगी। बिहार में 40 है तो 60 हो जाएगा। महाराष्ट्र में 48 है, तो 48 है तो वह जाकर के 80 के आसपास में चला जाएगा, 70-75 के आसपास चला जाएगा। गुजरात में ऐसे ही। तो इससे यह सोच रहे हैं कि फिर हमारा वर्चस्व हो जाएगा, हमारे अलावा कोई सत्ता में नहीं रहेगा, यही इनकी सोच है। लेकिन उसके बाद में जो वोटिंग की प्रक्रिया है ना, जैसे अब आपका वोट जो है, आप जहां पे भी रहते हो वहां के आसपास के स्कूल में जहां वोटिंग पड़ रहा है वहां आपका वोटर लिस्ट में नाम आता है। यह क्या करेंगे कि आप विपक्ष को वोट देते हो, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे हो, तो आपका 10 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर आपका वोटिंग सेंटर डाल देंगे। आप वोट डालने जाओगे नहीं, इनके वोट तो इनको मिल जाएंगे, विपक्ष का वोट विपक्ष को नहीं मिलेगा। इसके तहत विपक्ष को खत्म कर देंगे। तो विपक्ष खत्म हुआ तो इसका मतलब लोकतंत्र खत्म हुआ, आपकी बोलने की आजादी खत्म हो जाएगी। तो यह सारी चीजें हैं, लेकिन 362 इनके पूरे नहीं हो पा रहे। यह इंडिया गठबंधन को तोड़ने की जितना कोशिश कर रहे हैं उतना ही इंडिया गठबंधन मजबूत हो जा रहा है। तो ऐसे में कल आपके कार्यक्रम में मैंने एनसीपी की बात कही थी, आपने सवाल पूछा था, तो एनसीपी शरद पवार की पूरी पार्टी कांग्रेस में विलय करने जा रही है, तो 8 सांसद उनके हैं, दिक्कत हो गया। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और समाजवादी पार्टी को अगर तोड़ दिए, 37 सांसद है, तो उत्तर प्रदेश चुनाव में वैसे ही राम मंदिर मुद्दा बनने वाला है, तो समाजवादी पार्टी को तोड़ेंगे तो और समस्या खड़ी हो जाएगी। तो डिलिमिटेशन का बिल इनका पास नहीं हो पा रहा है अभी तक, तो उम्मीद नहीं है, आगे अगर हो जाए तो देखना बहुत महत्वपूर्ण जी।
सार्थक। जी सर, इसी से मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जो एनडीए गठबंधन है, क्या इसमें सब कुछ ठीक है या अंदर कुछ घमासान हो रहा है जिसे छुपाने के लिए इंडिया गठबंधन को तोड़ा जा रहा है सर? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं नहीं, ये तो बहुत एक ऐसा मुद्दा है कि ये छिपाई छिपता नहीं है कोई चीज। और खास करके एनडीए गठबंधन पर हम लोग की नजर बहुत बनी रहती है, सरकार पर हम लोग की नजर बनी रहती है। हम लोग विपक्ष पर नजर कम रखते हैं, सरकार के ऊपर नजर ज्यादा रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों का काम है सत्तारूढ़ दल से सवाल पूछना। विपक्ष से क्या सवाल पूछना जो सत्ताई में नहीं है? वो क्या गमन करेगी किसी का? गमन तो सरकार में होता है ना, और सरकार गठबंधन की है। और राम मंदिर में चोरी हुई, किसने चोरी किया? भाजपा और आरएसएस के लोग। कौन सत्ता में? यही सत्ता में है। तो हम लोग तो सरकार के ऊपर नजर रखते हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर दरारें बहुत है, इसको छिपाया जा रहा है और इंडिया गठबंधन को ठिकरा फोड़ा जा रहा है, तोड़ करके हेडलाइन को मैनेजमेंट किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के टीएमसी टूट गई, उद्धव ठाकरे टूट गए, हेडलाइन चल रहा है, उस पर डिस्कस टीवी चैनलों में हो रहा है। लेकिन क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है? कभी किसी टीवी चैनल ने इस पर डिस्कस किया? नहीं किया, 2 साल से नहीं किया इसके ऊपर। क्यों? क्या नीतीश कुमार 12 सांसदों के साथ में समर्थन दे रहे हैं मोदी को? क्या नीतीश कुमार और मोदी में सब कुछ ठीक है? चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ समर्थन दे रहे हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू मोदी में ठीक है क्या? जयंत चौधरी 2 सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल का 1 सांसद है, क्या सब कुछ ठीक है? चिराग पासवान 5 सांसद, क्या सब कुछ ठीक है भाजपा में? क्या जीतन राम मांझी इकलौते हैं, सब कुछ ठीक है? नहीं ठीक है। एकनाथ शिंदे 13 सांसद, क्या सब कुछ ठीक है? नहीं है। एकनाथ शिंदे के ऊपर प्रेशर है कि आप भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दो और आपको हम सीएम बना देंगे, उनके लोग तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे के लोगों को मारा पीटा जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, साथ में है, सहयोगी दल है, लेकिन उनके मंत्रियों को भाजपा वाले पीटते हैं। तो क्या नाम है कि सब कुछ ठीक नहीं है? वह भी जिस दिन मौका पाएंगे झटका दे देंगे। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उन्हें धमकी अमित शाह द्वारा दिया गया कि अगर आप हमारे साथ नहीं रहे तो हमारा सामना करने के लिए तैयार रहो। चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के डीके शिवकुमार के साथ में हाथ मिला लिया और वहां से राहुल गांधी की तारीफ करने लगे। तो उन्होंने संदेश दे दिया कि आप अपना देख लो, मैं भी अपना देख लूंगा, हमारे पास विकल्प कांग्रेस है और साउथ में तो आपका जनाधार भी नहीं है भाजपा का, तो कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार का पेच एक बार फिर फंस गया। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है। नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है कि वह बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह बयान उनका आया है। दूसरा, नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात थी और अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हो रही। कल 1:30 बजे रात को 1:30 बजे रात को अमित शाह के घर में बैठक हो रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हटा दिया जाए और अमित शाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जिस दिन राष्ट्रपति बन जाएंगे उस दिन देश गुलाम हो जाएगा, फिर चुनाव नहीं होगा इस देश के अंदर और लोगों की नागरिकता का कोई मतलब नहीं रहेगा, सब गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि फिर स्कूल कॉलेजेज यह बंद हो जाएंगे, फिर गुरुकुल वाला सिस्टम आ जाएगा और गुरुकुल में वही पढ़ेगा जिसको यह हिंदू प्रमाणित करेंगे। हिंदू की इनकी परिभाषा अलग है, सबको यह मुस्लिम लीग से जोड़ देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ देते हैं। हिंदुत्व की परिभाषा बदल जाएगी, फिर लोग अनपढ़ होंगे, कहते हैं कि अंगूठा छाप वाले हिसाब किताब होगा। तो इनके नियत इनकी ठीक नहीं है, नियत में इनके खोट है। और एनडीए गठबंधन के अंदर जो घमासान है, जो छिपाया जा रहा है, जो आप कहे कि इंडिया गठबंधन को तोड़कर एनडीए के अंदर छिपाने की साजिश यह हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और यह बातें अब निकल करके सामने भी आने लगी। कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए, वही सही समझता है। ऐसे में इस सरकार के अंदर आग भभक रही है एकदम, कब फट जाएगा। आप एक छोटा सा उदाहरण दूं कि गाड़ी के टायर में आप हवा भरिए, नॉर्मल अगर लिमिट का हवा भरेंगे आप तो सही रहेगा। अब प्रेशर और ज्यादा मारते जाएंगे, उसकी कैपेसिटी नहीं होगा तो टायर फट जाएगा। वही हाल है, अब फटने वाला है वह।
तो सारी चीजें सच्चाई सामने आ जाती है। इस वक्त एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की असलियत यही है कि एनडीए गठबंधन के किसी भी घटक दल के साथ भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार अच्छे नहीं हैं, और इंडिया गठबंधन के अंदर फूट डाल करके, फूट है, सब एक नहीं है इंडिया गठबंधन में, सब दूध के धुले नहीं है, चाहे इंडिया गठबंधन वाले चाहे बीजेपी वाले। बस फर्क यह है कि इंडिया गठबंधन को सताया जा रहा है, पैसे के लालच में तोड़ा जा रहा है, जो पैसे के लालच में नहीं आ रहा है उसको डरा धमका करके तोड़ा जा रहा है, और एनडीए में धमका कर साथ रखा गया है, लेकिन सबको एक ही तराजू में तोला जा रहा है, सबको धमकाया जा रहा है और खरीदा जा रहा है। घमासान बहुत ज्यादा है, और जिस दिन लोग सड़कों पर आ गए, जिस तरह से आ रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू। जी साहब।